संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं अपने घोसी के मालिकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि घोसी के मालिकों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनकी आवाज़, जैसे मैं कहा करता था चुनाव प्रचार के दौरान कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक हमारी आवाज़ देश के सदन में गूंजती थी, देश सुनता था। हमारी आवाज़ खो गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, घोसी के मालिकों और जो इस काम के चुनने वाले लोग हैं दिल्ली में बैठे, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सड़क से सदन तक बात करने वाले आपके उम्मीदवार को जब आपने दिल्ली भेज दिया जिताकर, तो आपकी आवाज़ सड़क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गूंज रही है। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार अगर किसी सांसद ने यहाँ का बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो आपके सांसद ने बोला है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा हो, वहाँ भी गए। तो 1 साल के अंदर जो 25 साल का सूखा पड़ा हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास हमने किया है। और आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जितना आप लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने में अपने को सफल मानता हूं। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। जनता से जुड़े हुए काम हैं, ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं। उन कामों से भी मेरी निगाह न हटे, मैं इसके लिए हमेशा चिंतित रहता हूँ। यूनाइटेड नेशन में जब आप गए और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का बार बार अटैक हो रहा है, पुलवामा है, पहलगाम है, उससे पहले कश्मीर बॉर्डर पे है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, इस बात को, इस मुद्दे को आपने उठाया? और अगर उठाया तो क्या यूनाइटेड नेशन ने आपको संजीदगी से लिया? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली होता है उसमें विषय दिया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में होता है, उस विषय पर बोलना होता है। उसके अलावा पैरेलल बहुत मीटिंग होती है, कई देशों से होती है। हमारी जापान के साथ हुई, ब्राज़ील के साथ हुई, फ्रांस के साथ हुई, जाम्बिया के साथ हुई, अफ्रीकी देशों के साथ हुई। हर जगह हमने उन्हें ये बात समझाया, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी समझाया था कि एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए। एक तो पैदा हुआ, हम तो आज़ाद हुए, पाकिस्तान तो पैदा हुआ। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनता है, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश बनता है। तो दुनिया में कहीं भी अगर कोई आतंकवाद का हमला हो तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर उससे जुड़ता है। जो यूनाइटेड नेशन की लिस्ट है डिजिग्नेटेड टेररिस्ट की, उसमें भी 60 से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के हैं। मैंने उन्हें ये भी याद दिलाया कि अगर आप बात करने की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक रूप से सरकार होती है, चुनी हुई होती है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ और पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान, ये अगर कोई बात करता है तो सेना वहाँ उठाकर उसको जेल में डाल देती है। तो आतंकियों का संरक्षण देने वाली वहाँ की सेना है। और दुनिया को चुनना होगा कि आतंकवादियों को साथ देने वाले लोगों के साथ रहें या लोकतांत्रिक देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और ये नहीं हो सकता कि अगर हिंदुस्तान में आतंकवादी घटना घटती है तो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला या द्विपक्षीय मामला है, और न्यूयॉर्क में होता है, स्पेन में होता है, ग्लासगो में होता है, तो आतंकवाद है। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। घोसी की जनता के लिए गर्व का विषय है कि उनके सांसद को विपक्षी, जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो भेज रही है, सरकार भेज रही है। देखिए, जब राष्ट्र की बात आती है ना, तो कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैमाने होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा अपने मुँह से कि मैं सबसे काबिल हूँ, लेकिन एक ज़रूर है कि घोसी के मालिकों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश इस प्रतिनिधिमंडल में भी, पक्ष हो या विपक्ष हो, अकेला सांसद मैं ही था। इसमें ऐसा नहीं था कि मैं विपक्ष का था, उत्तर प्रदेश का इकलौता सांसद था। तो निश्चित रूप से घोसी के मालिकों को हक है कि गर्व महसूस करें, और मेरी जिम्मेदारी है कि जो 25 सालों से उनकी आवाज़ खो गई है उनको गर्वान्वित महसूस कराऊं। और मैं अपने जो वादा दिया था कि सदन तक, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि सदन में भी 100% मेरा अटेंडेंस है। सबसे ज़्यादा सवाल करने वाला और सबसे ज़्यादा बार बोलने वाले सांसदों में भी नाम आपके सांसद का नाम शुमार है। एमपी साहब, टेररिज्म का क्या पैरामीटर है? क्योंकि एक तरफ टेररिज्म की बात कही जाती है और वहीं भारत जो है पाकिस्तान से क्रिकेट मैच भी खेलता है। दूसरी तरफ ये सरकार की कमजोरी है, इसकी मैंने बात सुनिए। दूसरी तरफ जहाँ पे तालिबान को टेररिज्म का दर्जा दिया जाता था, उनके जो विदेश मंत्री आते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाता है। ये हिंदुस्तान की विदेश नीति के असफलता का प्रमाण है। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, एक राष्ट्र सर्वोपरि की बात कहते हैं तो हम सार्वजनिक रूप से उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये सच्चाई है कि इतनी कमज़ोर विदेश नीति हमारी कभी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर में भी
जितना समर्थन दुनिया के देशों को चाहिए था नहीं मिला। और आज भी हमारी एक ठोस नीति नहीं है। रोज़ हमारी नीति अगर बदलती रहे तो देश कमज़ोर होता है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर। मतलब मोदी की नीति इस वक्त कमज़ोर मान रहे हैं। मैं मोदी जी की सरकार में मैं अगर ऑपरेशन सिंदूर या यूनाइटेड नेशन में चला गया तो मैं भक्त नहीं बन जाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है। एक तरफ आप विदेश थे, उसके बावजूद भी कोरोना काल में जिस राघव परिवार को वोट दिया था उसके घर भी पटाखा कपड़े भिजवाएं। नहीं, वो तो मेरी नहीं, ये तो आप लोग महसूस करिए कि जो कहता हूँ वही करता हूँ। दिखावे में यकीन नहीं रखता। अगर मैंने वचन दे दिया तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ। और आपको बताऊँ, मेरे बच्चों को नया कपड़ा नहीं गया, मैं दे ही नहीं पाया, लेकिन उस गरीब परिवार में पहुंचा क्योंकि मैंने वचन दिया था। और मैं अपनी आत्मा के सामने मेरी नज़र न झुक जाए, इसलिए मैं उन सब कामों को करता हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्रिसमस से तुलना कर दी दीपावली की, क्रिसमस से सीख लेना चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये भी कहा कि हमारा अपना दिया होगा, अपना तेल होगा, अपने लोग होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो दिया भी अपना होगा, तेल भी होगा, अपने लोग भी होंगे। ये दिया कहाँ से आता है? हमारे यहाँ प्रजापति नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं है। और उसके बाद जो दिया जलने के बाद तेलों को ऊपर जैसे लूट पड़ी, वो असली तस्वीर बयां करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आंखों के सामने उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर वो बयां करता है। चाइना, आप स्वदेशी की बात करो, चाइना का झालर लगाओ, दूसरे प्रदेशों से मिट्टी ले आओ और तेल व्यापारियों को कमीशन देकर खरीदो और वहाँ गरीब वहाँ तेल पर टूट पड़े। सरकार ने कहा तो वहाँ के कुम्हारों से लिया गया वो सारा दिया। तो जो वहाँ तेल लूट रहे थे, सरकार ये भी कह सकती है कि वो पाकिस्तान से आए थे। सरकार के कथनी और करनी में है ना। आप वो तो विजुअल्स दिखे ना आपने कि कैसे दिए से तेल के ऊपर जो 180 रुपया 90 रुपया किलो तेल हो गया है, गरीबों के क्या हालत है, उसको भी सरकार कह दे कि लोग पाकिस्तान से आए थे। ये सरकार का क्या है? यूपी में एक दलित को पीट के मार दिया जाता है और क्या समाजवादी पार्टी इस पे उनके घर पहुंचेगी, क्या है? जहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई पीड़ित होता है, पीड़िए का एक पी का मतलब पीड़ित भी होता है। जहाँ भी कोई पीड़ा होती है वहाँ हम पहुँचते हैं और ज़रूर पहुँचेंगे। सांसद जी, समाजवादी पार्टी के आप भी के सांसद एक हैं इकरा हसन जी, उन पर संघ द्वारा आरोप लगाया गया। ये घटिया सोच के लोग हैं। ये इनका संस्कार बताता है कि एक बेटी, एक बहन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है, अगर उसके बारे में इस तरह की भाषा करते हैं तो अपनी माँ बहनों से किस तरह की बात करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे जवाब देगी समाजवादी पार्टी? ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी नहीं, जनता भी जवाब देगी। कोई सभ्य समाज इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे लोग जो याद होगा कि कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे की बात करते हैं, आज ये हालत कर दिया कि मंगलसूत्र बनवाने को तरस गए गरीब अपनी बेटी के देने के लिए। तो इनकी जो कथनी और करनी है हर पैमाने पर दिखती है जिस सरकार की, तो जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी तो जवाब देते हैं, समाजवादियों का जवाब जब होता है तो बहुत दूर तक गूंज जाती है, लेकिन जनता भी जवाब दे देगी। आपने इशारा किया कि गोल्ड का जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है उस तरफ इशारा किया कि इंटरनेशनल मार्केट पे तो गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में तो आमदनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट की पर कैपिटा इनकम भी बता दीजिए कि जिन देशों से तुलना करते हैं, मोदी जी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है? ये तो ऐसा होगा ना कि आपकी आमदनी 10 लाख रुपया है, परिवार में 8 लाख है, परिवार की आमदनी 10 लाख हो गए, 8 लोग हैं, एक लोग के पास 9 लाख, बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। तो देश की कमाई अगर चंद घरानों में हो तो देश की गरीबी तो दूर नहीं होगी ना। इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल का दाम गिर रहा था तो यहाँ क्यों नहीं गिरा? खाली जो आपको अच्छा लगेगा वही चुनेंगे? मैं ये भी सवाल कर रहा हूँ। गृह मंत्री जी अभी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आरजेडी अगर आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देती है तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे गोडसे के भक्त अगर सरकार चलाते हैं तो देश सुरक्षित कैसे होगा, ये भी तो सोचिए ना। जिन लोगों के राजनीतिक पूर्वजों ने देश के खिलाफ मुखबरी की, अंग्रेजों का शासन किया, अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ चिट्ठी लिखा, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे,
और भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की मांग कर रहे थे। अगर वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो उन लोगों से कोई और बात शोभा दे, इस पर ये अच्छा नहीं। मंत्री को बराह रास्त आप गोडसे से जोड़ रहे हैं। मैं गृह मंत्री को नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ कि क्या ये इतिहास में नहीं है कि 1942 में अंग्रेज जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन उसमें पश्चिम बंगाल के सरकार में मंत्री थे और उन्होंने चिट्ठी लिखा था। गलत कर रहा हूँ? तथ्य मरोड़ देंगे आप। मुस्लिम आज मुसलमानों के नामों से इनको मुस्लिम लीग के साथ सरकार में कौन था? एक पार्टी का नाम बताइए जिसने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था। गृह मंत्री जी ने आरजेडी की सूची की बात की बिहार में, लेकिन उन्होंने एनडीए की सूची नहीं देखी, अपनी सूची नहीं देखी। अनंत सिंह, आनंद मोहन और अरे कितने नाम हैं उनके वॉशिंग मशीन में, दाग अच्छे हैं उनके वॉशिंग मशीन में, एक नाम है। मैं तो मांग करता हूँ, हम लोग तो उत्तर प्रदेश नहीं मांग कर रहे हैं कि टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दे। एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आपराधिक लोग कहाँ हैं? जिनको जेल में चक्की पीसिंग करते थे वो लोग मंत्री उप मुख्यमंत्री। जो अपराधी और भ्रष्टाचारी होते हैं, भाजपा में चले जाओ तो असम के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा था इन्होंने, अजित पवार के बारे में क्या कहा था, कहाँ है वो लोग? नारायण राणे के बारे में क्या कहा था? कितने नाम गिनाऊं, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। सांसद जी, एसआईआर को लेकर जिस तरह से बिहार में पार्लियामेंट तक पूरा हंगामा हुआ, अब पूरे हिंदुस्तान में भी एसआईआर को लागू कर दिया है। क्या लग रहा है इस तरह से 2003 से पहले के जिनके पास वोटर हैं उनको निकाला जा रहा है कि अगर वही माने हैं उनके बाद के लोगों के लिए अब वो अगर फर्जी था, अगर सारे देश में वोटर फर्जी थे तो उन्हीं फर्जी वोटरों के आधार पर सरकार चुनी गई है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के नाम पर कि हमें फर्जी वोटरों ने हमें चुनकर भेजा है। इस्तीफा दे, फिर एसआईआर करवाएं। सांसद जी, सीबीआई के ऊपर जूता सवार किया गया सीमा, इसका क्या कहेंगे? पानी ऊपर से नीचे बहता है। जिस तरह से हमला हो रहा है और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कमज़ोर कर दिया गया है, ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ गया है। डीआरएम के खिलाफ भी मैंने नोटिस इशू किया था कि जो ठेकेदार की बैलेंस पेमेंट था उसको रोक लिया गया है। हमने एनओसी दे दिया है, नगर पालिका को बनाना है। तो अब नगर पालिका के लोग, मऊ के लोगों को बताएं कि क्यों नहीं बन रहा है। दूसरी बात, रेलवे से मेरा सवाल ये है कि अगर पूरी सड़क 1 साल के अंदर धो गई, जो इस सत्र में भी उठाऊंगा, तो आप 5% रख कर क्या करोगे? पूरी सड़क के पूरे पैसे की रिकवरी क्यों नहीं होना चाहिए? किसका पैसा था? भ्रष्टाचार की बात कही तो भ्रष्टाचार में जिम्मेदार कौन बनेगा? तत्कालीन चेयरमैन तैयब फाल्की थे उस टाइम में, आज अरशद जमाल। नहीं, वो जो सड़क रेलवे ने बनाया था ना, सड़क तो रेलवे ने बनाया था, तो मैं मुद्दों से इधर उधर क्यों हटकूँ? और रेलवे मुझे जवाब दे रहा है कि हमने रेलवे मान रहा है कि गड़बड़ी हुआ है और जो उसके बकाया जमानत राशि थे उसको हमने नहीं दिया है। मेरा सवाल है कि जमानत राशि की बाकी राशि किसकी थी? देश के लोगों की थी ना। यानी रेलवे उसकी जांच कराएगा, इंडिपेंडेंट रेलवे जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच शुरू हो चुकी है और छोड़ूंगा नहीं उन अधिकारियों को। विजिलेंस की जांच शुरू हो रही है। 400 का पासबुक लेकर परेशान है, वो कम कराने की बात कर रही है। इस पे राजीव राय का, अरे इस पर तो हम शुरू से बोल रहे हैं। राजीव राय के, अखिलेश यादव जिस दिन सरकार बदलेगी, पहले घंटे के जो आदेश पारित होगी वही होगा जो नेताजी ने दिया था। दानिश आजाद ने आज कहा, वीडियो जारी हुआ है कि हम 200 रुपया कराएंगे पासबुक को, मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। तो आज तक क्या कर रहा? आज तक उनको नहीं पता था दर्द। चुनाव आएगा तो कराएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वो सरकार है जो चुनाव आने से पहले ठगती है। आपने देखा बिहार में 10-10 हज़ार रुपया डाल दिया अकाउंट में, महाराष्ट्र में किए, मध्य प्रदेश में किए। ये घूस देकर जनता को चंद पैसों में खरीद कर अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और जनता इस बात को समझेंगे कि एक दिन देकर ये 5 साल ठगने वाले सब लोग हैं, 5 साल आपसे सुल्ली करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर लगातार आप विकास चाहते हैं, लगातार समरसता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, किसानों के पैदावार को उपज का उचित मूल्य चाहते हैं, तो पहले सरकार को बदलिए। ठीक है सर।